Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sir, this is Sir Abil Ahmed from Abil School of Accountancy. सर मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने F5 ऑनलाइन के कोर्स में। सबसे पहले हम जल्दी से एग्जाम का पेपर फॉर्मेट देखते हैं, फिर मैं हल्का सा सिलेबस का आइडिया देते हुए पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन की जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो इसका जो पेपर फॉर्मेट है उसमें 15 सेक्शन ए के अंदर 15 MCQs हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स ईच, जो आपके सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है। सेक्शन डी 3 OTQ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। एक्चुअली एक छोटा सा सिनेरियो होता है और हर सिनेरियो के ऊपर 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक के 2 मार्क्स हैं, अगेन 30। सेक्शन ए और बी जो कि आपके पेपर का 60% है, इसमें बेटा आपको एक्सेल की स्किल की जरूरत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सेक्शन सी, आपके पेपर का जो सेक्शन सी है उसमें 2 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग और हर एक के 20 मार्क्स हैं। ये जो सेक्शन सी है 40 मार्क्स है, इसमें आपको एक्सेल की स्किल आनी चाहिए। एक्सेल में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए भाई आपको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बस ये पता होना चाहिए। आज से पहले आपने कभी भी एक्सेल देखा भी ना हो, आई कैन गिव यू अ गारंटी, हमारे F5 के सिलेबस के बाद आपको एक्सेल पे सॉल्व करना ज्यादा आसान लगेगा एज कम्पेयर टू रजिस्टर पे सॉल्व करना। आपकी स्पीड एक्सेल के ऊपर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैनुअली सॉल्व करना, इन चीजों की गारंटी है। तो अगर किसी को एक्सेल का कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता, हम उसको शुरू से सिखाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि सामने वाले ने F2 भी नहीं पढ़ा। अगर उसने F2 पढ़ा तो भूल गया, क्योंकि याद रखिएगा भूलना एक नेमत है जिसे बच्चा बहुत इस्तेमाल करता है। अगली चीज, हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको आपके एग्जामिनेशन लेवल पे और फिर उससे भी थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। और ये भी मैं बता दूं, इस पेपर को पास करना बहुत आसान है। ऑल यू नीड इज राइट डायरेक्शन में पढ़ना। वो राइट डायरेक्शन हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। चलना आपने, रास्ता हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज खाली बताना चाह रहा हूं, जो आपके पास सेक्शन सी है पेपर का, वो आपके F5 के सिलेबस के 3 एरियाज में से आता है। सेक्शन सी नंबर 1 इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सब कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या है और क्या नहीं है, नॉट टू वरी। सेकंड, बजटिंग एंड कंट्रोल, बजटिंग एंड कंट्रोल। एंड द लास्ट वन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। अगर मैं बीपीपी की बुक और किट का रेफरेंस दूं तो ये आपके सिलेबस का एरिया सी है, ये सिलेबस का एरिया डी है और ये सिलेबस का एरिया ई है। तो एक चीज तो आपको अभी से पता होनी चाहिए कि यार सेक्शन सी जो आपके पास आना है वो इन 3 टॉपिक्स में से आएगा, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, बजटिंग एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। आगे चलते हैं। सर पूरे सिलेबस में बेसिकली आप न्यू मॉडर्न डे कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, वेरिएंसेस हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह। बेसिक वेरिएंसेस के अलावा आप एडवांस वेरिएंसेस भी देखोगे इंशाल्लाह, प्लस ये बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। अगली चीज, सर आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अपनी कंपाइल बुक्स होगी, हमारे नोट्स होंगे, इसके अलावा बेटा आपको कुछ नहीं करना। F5 को हम एक 3 स्टेप्स अप्रोच से लेके चलेंगे। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट उन 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा, आई गारंटी यू
आप इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 निकालेंगे विद फ्लाइंग कलर्स। सवाल ये पैदा होता है 3 स्टेप्स अप्रोच क्या है। हर वो बच्चा जो एनरोल्ड होगा हम उसे वो 3 स्टेप्स अप्रोच जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, गारंटी। अल्लाह का नाम लेके हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह होती रहेगी। सो जो हमारा पहला टॉपिक है जहां से हम अपना F5 का ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ABC। ABC सर ये क्या दोबारा बचपन में ले गए मैं? नहीं। सर ABC का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कुछ सवाल है। मैंने कहा आपको मॉडर्न डे टेक्निक्स कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट की टेक्निक्स में से एक है ABC। पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर ट्रेडिशनली हमारे पास 2 तरह की कॉस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग है। ट्रेडिशनली 2 टेक्निक्स है हमारे पास कॉस्टिंग की, वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, पहला कॉन्सेप्ट ABC इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका मतलब है ये ABC मार्जिनल का ऑल्टरनेटिव नहीं है। A, B, C इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सवाल ये पैदा होता है अगर ABC एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऑल्टरनेटिव है तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से आज हम ABC की बात करते हैं। प्लस ABC खुद क्या है, ABC किस तरह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ABC को अपनी इंप्लीमेंट कर लेगी अपनी कंपनी में, उनको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक्चुअली ABC इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू है एब्जॉर्प्शन रेट का। प्लीज देखिएगा, ट्रेडिशनली इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में FOH का रेट कैसे निकालते हैं, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ओवरहेड्स को क्या करते हैं, ओवरहेड्स की सबसे पहले होती है एलोकेशन, सेकंड ओवरहेड्स की होती है अपॉर्शनमेंट। यकीन माने हमें एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपॉर्शनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे स्टेप में ओवरहेड्स की होती है रीअपॉर्शनमेंट, हमें रीअपॉर्शनमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है। इशू क्या है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट के बाद आपके पास बजटेड FOH आ जाता है। हमें बजटेड FOH की फिगर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू में भी कोई मसला नहीं है। हमें इस बजटेड FOH के रेट को डिवाइड करना होता है बजटेड एक्टिविटी लेवल से। ट्रेडिशनली हमारे पास बजटेड एक्टिविटी लेवल सिर्फ 2 ही थे, एक लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर के आवर्स ज्यादा हैं तो हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव है, लिहाजा लेबर आवर से डिवाइड कर दो। मशीन के आवर्स ज्यादा है तो हम कहते हैं मशीन इंटेंसिव है, मशीन आवर से डिवाइड कर दो। उससे होता क्या, 1 मिनट के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि FOH का रेट अमाउंट है 1 लाख, अज्यूमिंग, और बजटेड एक्टिविटी लेवल जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, बजटेड एक्टिविटी लेवल 1000 लेबर आवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो FOH का रेट आता है इट इज $10 पर लेबर आवर। रेट हमारे पास क्या आ रहा है, $10 पर लेबर आवर। अब प्लीज सुनिएगा बेटा, जैसे ही आपने रेट कैलकुलेट किया $10 पर लेबर आवर, इसकी इंटरप्रिटेशन फिर ये हुई कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड्स चेंज होंगे लेबर आवर्स के चेंज होने से। अगर आप इसको मशीन आवर से डिवाइड करते तो FOH का रेट आता पर मशीन आवर। उसकी इंटरप्रिटेशन ये होती कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड्स चेंज होंगे मशीन आवर्स के चेंज होने से। जैसे आप ये रेट कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल $10 पर लेबर आवर, तो इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी है बेटा। इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है
क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड्स चेंज होंगे लेबर आवर्स के चेंज होने से, या अगर आप मशीन आवर्स से डिवाइड करते तो हम कहते हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड्स चेंज हो लेबर आवर्स के चेंज होने से या मशीन आवर्स के चेंज होने से? नंबर ऑफ ओवरहेड्स है। लाइक आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के चेंज होने से। आपकी मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। आपकी होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मटेरियल मशीन आवर्स के चेंज होने से। आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते मशीन आवर्स और लेबर आवर्स के चेंज होने से। आपका रेंट चेंज नहीं होता लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स चेंज नहीं होते लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। इंटरेस्ट एक्सपेंस चेंज नहीं होता लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। सेटअप की कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। पैकेजिंग की कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। इंश्योरेंस कॉस्ट चेंज नहीं होती लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आज की इस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन एफओएच का रेट एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगी, वो रेट कैसे एक्यूरेट हो सकता है? वो रेट तो कभी शायद एक्यूरेट था ही नहीं। ट्रेडिशनली शायद इतनी समझ ही नहीं थी, या ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल था। उसमें लेबर आवर्स और मशीन आवर्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी, और ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं कि ओवरहेड्स का पूरी यूनिट कॉस्ट के अंदर जो हिस्सा था बहुत ही कम था। आज ऐसा नहीं है। आज आपकी यूनिट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड का पोर्शन बहुत बड़ा होता है। अगर आज आपने ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को लेके रेट कैलकुलेट किया और अनफेयर एलोकेशन की वजह से जो यूनिट की प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे वो ऑब्वियसली एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। जब एफओएच का रेट एक्यूरेट नहीं होगा तो आने वाली प्राइस कैसे एक्यूरेट हो सकती है? गलत एफओएच का रेट जब कैलकुलेट होगा तो ऑब्वियसली हमारी आने वाली प्राइस या तो ओवर प्राइस होगी या अंडर प्राइस होगी, और दोनों ही सिचुएशंस बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। ओवर प्राइसिंग होगी तो हार्डली पीपल आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। अंडर प्राइस में प्रोडक्ट्स तो सेल होंगी लेकिन आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पे ही रेट कैलकुलेट किया, जो कि एक अनफेयर एलोकेशन है, वो आने वाला रेट जब क्योंकि एक्यूरेट ही नहीं है, तो फिर हम किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को जब मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस सही तरीके से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। हम किसी प्रोडक्ट की जब प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट की सही प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। किसी प्रोडक्ट का शट डाउन या कंटिन्यू का डिसीजन सही हो ही नहीं सकता एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे। उसकी रीजन है ट्रेडिशनली आने वाला एफओएच का रेट ही प्रॉब्लमेटिक है। तो सवाल ये पैदा होता है क्या है एबीसी, और एबीसी किस तरह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये प्रॉब्लम एलिमिनेट करता है, एबीसी किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। प्लीज सुनिएगा बहुत अच्छे से। ट्रेडिशनली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पे जो ओवरहेड्स की एलोकेशन थी वो एक अनफेयर एलोकेशन थी। ओवरहेड का रेट जो एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे आता है वो कभी फेयर होता ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एबीसी किस तरह से इस अनफेयर एलोकेशन को फेयर एलोकेशन में कन्वर्ट करेगा। सो उसके लिए एबीसी आपको 4 स्टेप्स अप्रोच देता है, और एबीसी का मैसेज क्या है उस पर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आता हूं। प्लीज सुनिएगा। पहले मैं आपको एबीसी का मैसेज बताता हूं, फिर मैं 4 स्टेप्स अप्रोच पे आऊंगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सब बहुत ही लॉजिकल बात करती है। सर एबीसी का मैसेज बड़ा सीधा सा है। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है उसकी रीजन आइडेंटिफाई करो, और उस कॉस्ट को उस रीजन के अगेंस्ट ठीक क्या करो, एलोकेट करो। एबीसी का मानना ये कि लगने वाली हर कॉस्ट की कोई ना कोई रीजन होती है। हमें वो रीजंस पता होनी चाहिए जिसकी वजह से कॉस्ट लगी है। जिससे हमें ये पता लग गया कि पैसा लगा तो क्यों लगा, आने वाला रेट उन रीजंस की बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सही होगा।
यानी कि एबीसी का मानना यह है कि दुनिया में कोई कॉस्ट ड्राइवर नाम की चीज होती है, कॉस्ट ड्राइवर्स। अच्छा, एबीसी ये कहता है कॉस्ट टू इनकर्ड कॉस्ट। सर कॉस्ट ड्राइवर ये ड्राइव करता है कॉस्ट को। सर कॉस्ट ड्राइवर वो उस रीजन को कहते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट लगती है। सर आपकी सेटअप की कॉस्ट लगी मशीन्स में बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट लगती है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस की वजह से। तो सवाल बड़ा सीधा सा है सर। एबीसी ये कहती है आपका जो भी ओवरहेड लग रहा है, जो भी कॉस्ट लग रही है, उसकी रीजन आइडेंटिफाई करें, जिसका नाम रखा उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर के लिए हम एक और बड़ी जबरदस्त लाइन भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉज टू इनकर कॉस्ट। सो एबीसी का मानना यह है कि यार हर कॉस्ट के पीछे कोई रीजन होती है, नहीं चाहिए, और उसकी बेसिस पे रेट निकालना चाहिए। तो एबीसी एक कॉन्सेप्ट हमें देता है कॉस्ट ड्राइवर्स का। वो ये बताता है कि भाई जो पैसा लगा उसकी कोई रीजन होगी। मिसाल के तौर पर सेट के बात करता हूं, आपने मुन्ना की स्टोरी तो सुना होगी। सर एक दिन जब मुन्ना आधा घंटा घर लेट आता है तो उसका अब्बा ये नहीं कहता आधा घंटा लेट आयो। सर उसका अब्बा उससे ये पूछता है, मुन्ना तू आधा घंटा लेट क्यों आया ये बता। आज बच्चे जब घर लेट आते हैं तो पेरेंट्स से रीजन मालूम करते हैं कि बेटा रीजन क्या है, लेट क्यों आए। सर वो वाली बात एबीसी भी तो कर रहा है। जो पैसा लगा है उसकी रीजन बताओ भाई, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करो, और उन रीजंस को बेस बनाते हुए हम क्या करें, एफओएस का रेट निकालें। अब सुनिएगा, एबीसी को बेस बना के जब ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे, याद रखना एबीसी एक फेयर बेसिस देगा आपको ओवरहेड्स को एलोकेट करने की। एबीसी हमें एक 4 स्टेप्स अप्रोच देता है। वो 4 स्टेप्स अप्रोच क्या है? नंबर 1, सर एबीसी कहता है एलिमिनेट कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल ओवरहेड्स। एलिमिनेट करें, एलिमिनेट the concept of totality of overheads। इनफैक्ट इसको रिप्लेस करें किससे? कॉस्ट पूल से। एंड इंट्रोड्यूस कर दो किसको? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पूल्स। आप बेसिकली टोटलिटी ऑफ ओवरहेड्स की जगह क्या लेकर आ जाए? कॉस्ट पूल का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट पूल एग्रीगेटेड कॉस्ट होती है जी, कॉस्ट एग्रीगेटेड कॉस्ट होती है किसकी? कॉस्ट ड्राइवर्स की। अगर मैं आपसे कहता हूं सेटअप की कॉस्ट $10 है और 10 दफा आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में सेटअप की कॉस्ट बेयर की है, तो $10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का अमाउंट कॉस्ट पूल में आएगा। रिपीट, कॉस्ट पूल में बेसिकली एग्रीगेटेड कॉस्ट आती है किसकी? कॉस्ट ड्राइवर्स की। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इंस्पेक्शन की कॉस्ट $100 आपको बेयर करनी पड़ेगी और इस पर्टिकुलर पीरियड में 100 इंस्पेक्शंस हुई हैं, पर इंस्पेक्शन अगर $100 लगेंगे और पर्टिकुलर पीरियड में 100 इंस्पेक्शंस हुई हैं, तो बेटा आपको टोटल इंस्पेक्शन की कॉस्ट $10,000 बेयर करनी पड़ेगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट पूल बेसिकली एग्रीगेटेड कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी किसकी? कॉस्ट ड्राइवर्स की। जब ये न्यूमेरिक्स में चीजें आएंगी तो और क्लियर होंगी इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा टोटलिटी को ऑफ ओवरहेड्स को रिप्लेस कर दें कॉस्ट पूल से। फिर एक काम करें, स्टेप 2, हर कॉस्ट पूल के लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करें। For each cost pool,
आइडेंटिफाई एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। क्योंकि जितनी भी कॉस्ट लग रही है, हर कॉस्ट लगने की रीजन एक तो नहीं होगी, नंबर ऑफ रीजंस होंगे, तो हमें एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करना पड़ता है। कैसे सीखेंगे इंशाल्लाह। सर तीसरे स्टेप में आप एक काम करें, हर एक कॉस्ट पूल का रेट निकालें। कैलकुलेट रेट फॉर ईच कॉस्ट पूल, फॉर ईच कॉस्ट पूल बाय डिवाइडिंग cost pool. Cost pools cost with its cost driver. Pools cost with its cost drivers. सर कॉस्ट पूल को डिवाइड कर दें उसके कॉस्ट ड्राइवर से, ये सब आएगा जी आगे, टेंशन न लें इंशाल्लाह। तो आपके पास हर कॉस्ट पूल का एक रेट आ जाएगा। फिर करना क्या है, स्टेप 4 एंड लास्ट, चार्ज ओवरहेड ऑफ ईच कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स यूजिंग द अबव रेट्स। अबव रेट्स कहां से आएंगे, स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 में जो आपके पास रेट्स आए होंगे, आप उनको क्या करें, हर प्रोडक्ट को चार्ज करें। चार्ज ओवरहेड ऑफ ईच कॉस्ट पूल टू प्रोडक्ट्स यूजिंग अबव रेट्स। ये अबव रेट्स कहां से आएंगे, स्टेप नंबर 3 से। ये सब सीखेंगे जी आगे, टेंशन नहीं लेनी। तो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब एबीसी में एक 4 स्टेप्स अप्रोच दे रहा है, वो कह रहा है भाई ये काम करो, टोटलिटी ऑफ ओवरहेड्स को छोड़ दो और इंट्रोड्यूस करवा दो किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पूल को, और हर कॉस्ट पूल के लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो, और हर कॉस्ट पूल का रेट कैलकुलेट करो। और जब आपके पास हर कॉस्ट पूल का रेट आ जाए तो फिर ओवरहेड को चार्ज करो कहां, प्रोडक्ट्स। आप जो ओवरहेड चार्ज करेंगे आप प्रोडक्ट्स, वो बिल्कुल फेयर बेसिस पे होगा। अब जब ओवरहेड हम फेयर बेसिस पे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आने वाली हमारी प्राइस भी बहुत बेहतर होगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब प्लीज सुनिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि सर इन सारी चीजों को किस तरह से इंप्लीमेंट करें, फिर हम एबीसी को अगर इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एबीसी को इंप्लीमेंट कर देंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन पहले एक चीज याद रखिएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम एफओएच का रेट निकालते थे तो प्रॉब्लम सिर्फ एक था, वो प्रॉब्लम था बजटेड एक्टिविटी लेवल। क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे पास बजटेड एक्टिविटी लेवल या तो लेबर आवर्स है या फिर मशीन आवर्स है, और जब आप लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की बेसिस पे एफओएच का रेट निकालते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर आवर्स या मशीन आवर्स चेंज होंगी तो ओवरहेड्स चेंज होंगे। हालांकि मैंने आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं बहुत से ओवरहेड्स के जो आपके लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के चेंज होने से चेंज नहीं होते। इसलिए आज हम मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एबीसी की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कहना बड़ा सीधा सा है और एक सिंपल सा मैसेज है एबीसी का। एबीसी का बड़ा सिंपल सा मैसेज ये कि जो भी कॉस्ट लगती है उसकी रीजन आइडेंटिफाई करो। हर कॉस्ट के लगने की कोई रीजन होती है जिसको एबीसी ने नाम दिया कॉस्ट ड्राइवर का। कॉस्ट ड्राइवर की इंटरप्रिटेशन ये थी रीजन टू इनकर्ड कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट टू इनकर्ड कॉस्ट। एबीसी एक 4 स्टेप्स अप्रोच देती है ओवरहेड्स के साथ डील करने की। एक,
वो कहता है टोटलिटी ऑफ ओवरहेड्स को एक्चुअली रिप्लेस कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पूल से। फिर हर कॉस्ट पूल के लिए एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करो। फिर हर कॉस्ट पूल का रेट कैलकुलेट करो, और एक दफा आपके पास हर कॉस्ट पूल का रेट आ जाए तो फिर आप ओवरहेड को चार्ज करो कहां, प्रोडक्ट्स को। तो ये 4 स्टेप्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इन सबको अब आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन के थ्रू फॉलो करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी मिलेगी, एबीसी भी मिलेगी इंशाल्लाह, प्लस याद रखिएगा उस क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे अगर एक कंपनी एबीसी को अप्लाई करे तो उसको क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, अगर आप एबीसी को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करनी पड़ेगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको, लेकिन हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारी थ्योरेटिकल डिस्कशन चलती रहेगी। तो लेट मी गो फॉर अ क्वेश्चन। और याद रखिएगा एबीसी का जो टॉपिक है ये सेक्शन ए या बी में आएगा, ऑब्वियसली इट डज नॉट कम इन सेक्शन सी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो टॉपिक बेटा सेक्शन सी में आएंगे उसको ऑब्वियसली हम एक्सेल पे ही सॉल्व करेंगे। और ये भी याद रखिएगा बेटा चीजें बहुत आसान है, आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन में उसको पढ़ना है। और एक छोटा सा मैसेज एबीसी का मत भूलिएगा, जो भी कॉस्ट लगती है उसकी कोई ना कोई रीजन होती है जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। आइएगा एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। जस्ट मिनट, प्रिंट आउट ले लेते हैं इसका। यही ले लेते हैं भाई, डन हो गया। क्योंकि देखिए जब तक बेटा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा सब मेरी पूरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस कराऊं, किट के सवालात कराऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं करते अपने किट के सवालात। अच्छा बेटा इसको जरा देखते हैं। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा है जब तक आप पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे बेटा आपको आइडिया नहीं होगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। और मेरी पूरी कोशिश होती है एज सुन एज पॉसिबल हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करें, किट के क्वेश्चन डिस्कस करें, ताकि आपको एक ट्रू पिक्चर पता चले कि सिनेरियो है क्या। बट लेट मी टेल यू चीजें F5 के अंदर बहुत आसान है। इट विल रियली नॉट डिस्टर्ब यू अगर आपने अच्छे से सारे लेक्चर्स देखे। फिर ऑब्वियसली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास F5 के अंदर जी हम अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुके हैं। द वे बैक 85 मार्क्स हाईएस्ट अब तक F5 की अगर मैं बात करूं, और पास होने के लिए आपको पता है खाली 50 ही चाहिए होते हैं, तो 85 तो इट्स अ रियली रियली गुड स्कोर। आप में से देखते हैं कौन बेसिकली 85 का रिकॉर्ड तोड़ता है, तोड़े तो दैट विल बी रियली नाइस ऑफ यू। ठीक हो गया जी। फिर अगली चीज अल्हम्दुलिल्लाह AFM के अंदर पोजीशंस हैं, वर्ल्ड पोजीशन है। F9 जैसे पेपर में वर्ल्ड पोजीशन है 94 मार्क्स, तो सिंपली यू आर इन सेफ हैंड्स, टेंशन कोई नहीं है। तो चलें ये बातें तो चलती रहेंगी। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। सेक्शन बी का एक OTQ है 10 मार्क्स का। एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें के ऊपर बेसिकली 5 क्वेश्चन मौजूद हैं, तो देखते हैं व्हाट इट सेज। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 1 till 5. ट्रिपल कंपनी मेक्स 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड, वाओ, गोल्ड वॉचेस। लोगों को यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ गोल्ड वॉचेस की बात हो रही है, वॉच की बात हो रही है, अल्लाह रहम करे। द दीवा D, the classic and the poser P. A traditional product costing system is used at present, although an ABC costing system is being considered. Detail of the product line से लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में मौजूद है, लेकिन अब ये ABC का सोच रहे हैं। ट्रेडिशनल में अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, उनके पास FOH रेट निकालने के लिए 2 ही बेसिस है नॉर्मली, या तो मशीन आवर्स पे जाते हैं, लेबर आवर्स पे जाते हैं। अच्छा ये हमारे पास आवर्स पर यूनिट है, मटेरियल प्रोडक्शन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 6 पर आवर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन अ मशीन आवर बेसिस। ओके, ओवरहेड
एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड इज 28 पर मशीन आवर. माशाल्लाह, उसने ओवरहेड का रेट पर मशीन आवर उसने खुद आपको दे दिया है, तो ये तो काम और उसने बेसिकली हमारे लिए आसान कर दिया. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड बता रहे जी 6,54,500. फर्दर एनालिसिस शो दैट टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट overhead can be divided as follows: cost relating to machinery, cost relating to material handling, and blah 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 blah. Okay, let's read question 1. वो कह रहा है what is the cost per unit of product D? Now listen, जब हम cost per unit की बात करते हैं तो बेटा per unit में मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट लेबर लगेगा, ऑब्वियसली ओवरहेड भी लगेगा. तो आपको बताना है what is the cost per unit of product D. सिर्फ दीवा की बात होगी. Using traditional methods, absorbing overheads on the basis of machine hours. तो सिंपली आपने बताना है बेटा पर यूनिट मटेरियल कितना लगेगा प्रोडक्ट डी में, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, अगर कोई और लेट्स से वेरिएबल ओवरहेड दे रहा है तो वो कितने लगेंगे, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना लगेगा. तो मुझे मालूम करना है पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट लेबर की कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट ओवरहेड्स कितने हैं. और उसने साफ बता दिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चलना है, जहां बेसिकली उन्होंने एफओएच का रेट पर मशीन आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट किया है. और सिर्फ प्रोडक्ट डी की बात हो रही है. प्रोडक्ट डी बेटा, प्रोडक्ट डी कॉस्ट पर यूनिट जबरदस्त. प्रोडक्ट डी की कॉस्ट पर यूनिट है 20, मटेरियल आ गया बेटा 20. अच्छा, अगली चीज देखें, लेबर की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट डी के अंदर जो लेबर का टाइम लगता है वो 0.5 आवर्स लगता है. जबरदस्त. डायरेक्ट लेबर का जो प्रोडक्ट डी के अंदर टाइम लग रहा है वो 0.5 लग रहा है. बस मुझे इतना पता होना चाहिए लेबर का रेट क्या पर आवर, ये रहा लेबर का पर आवर रेट 6 है. अगर एक यूनिट प्रोडक्ट डी में आधा घंटा लगता है, 0.5 आवर्स लगते हैं और रेट है 6, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट 3. तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 20 है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 3. ओवरहेड्स की अगर हम बात करें 28 पर मशीन आ रहा है. बस ये चेक कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट डी के यूनिट में मशीन के आवर्स कितने लगते हैं, वो लगते हैं 1.5. तो बेटा हम 28 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट डी के अंदर ओवरहेड्स कितना लगता है. तो यहां ले लें जी, यहां सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 1. बात हो रही है प्रोडक्ट डी की. हमें प्रोडक्ट डी की कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट. मटेरियल उसने खुद बता दिया बेटा पर यूनिट 20 है. मटेरियल कॉस्ट इज पर यूनिट 20. लेबर कॉस्ट हम निकाल लेंगे बहुत आराम से. एक यूनिट में लेबर का हाफ एन आवर लगता है, तो सिंपली 0.5 इंटू 6, एक घंटे का लेबर का रेट है, इट कम्स 3. एफओएच ले लेते हैं. एफओएच का रेट है 28 पर मशीन आवर. एफओएच का रेट है 28 पर मशीन आवर और एक प्रोडक्ट डी के यूनिट में 1.5 आवर्स लगते हैं. तो बेटा 28 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 42. तो इसको सिंपली ऐड करें जी, हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी जो आ रही है दैट इज 65. तो हियर कम्स द आंसर जी, 65 आ गया. जबरदस्त. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मशीनिंग ओवरहेड्स दैट वुड बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट सी फॉर द पीरियड यूजिंग एबीसी. बेटा आपने एबीसी की बेसिस पे सिंपली ये बताना है, एबीसी की बेसिस पे ये बताना है कि प्रोडक्ट सी को मशीन आवर्स की बेसिस पे हम कितने ओवरहेड्स एलोकेट कर सकते हैं. दोबारा सवाल पढ़े. वो कहता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मशीनिंग ओवरहेड्स दैट वुड बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट सी फॉर द पीरियड यूजिंग व्हाट एबीसी. तो बेटा इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा मशीन के आवर्स कितने. हमें ये पता होना चाहिए मशीन के आवर्स टोटल कितने, और हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन के आवर्स प्रोडक्ट सी में कितने लगते हैं. तो हम बहुत आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मशीनिंग ओवरहेड्स हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्ट सी वो कितने हैं. उसके लिए बेटा पहले मुझे टोटल मशीन आवर्स निकालने होंगे. तो बात कर लेते हैं, ये देखें, दिस विल रियली हेल्प अस. प्रोडक्ट डी के अंदर बेटा 1.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट में, सी के अंदर 1 घंटा लगता है, पी के अंदर 3 घंटे लगते हैं. एंड दीज आर द यूनिट्स. प्रोडक्ट डी के एक यूनिट में 1.5 आवर लगता है और ये उसके टोटल यूनिट्स हैं. तो मैं 750 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसके आवर्स पता चल जाएंगे कि प्रोडक्ट डी के अंदर मशीन के कितने आवर्स लगते हैं. अगर सी की बात करूंगा जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें
ये तो 1250 ही आ जाएंगे। अगर मैं प्रोडक्ट पी की बात करूं तो प्रोडक्ट पी के एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21,000। बेटा 750 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, यू नीड टू यूज अ कैलकुलेटर। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 700 आएगा और 750 आएगा। फिर मुझे 750 का 50% लेना है। 700 का 50% आता है 350, 50 का 50% आएगा 25। इन सबको ऐड करें 11250, प्लीज 25। आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। तो बेटा मशीन आवर्स जो टोटल आपके पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट डी के एक यूनिट में 1.5 आवर लगता है, सी के एक यूनिट में 1 घंटा लगता है मशीन का, प्रोडक्ट पी के एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं। टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बेटा जो टोटल मशीन आवर्स आ रहे हैं 11250 प्लस 1250 प्लस 21,000, इट गिव्स मी 23,375। तो बेटा आपके पास जो मशीन के आवर्स आ रहे हैं, आपके पास जो मशीन के आवर्स आ रहे हैं टोटल, दैट इज 23,375 आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर आप देखें हमारे पास 6,54,500 है, रिलेटिंग टू मशीनरी है 20%। अब जरा जागते रहेगा, 6,54,500 का अगर मैं 20% ले लूं तो मैं बस टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे जो बेसिकली मशीन से रिलेट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अगर मैं 6,54,500 का 20% ले लूं तो मेरे पास ओवरहेड्स आ जाएंगे जो मशीनरी से रिलेट करते हैं, मशीनिंग से रिलेट करते हैं। तो बेटा आप प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लें। 6,54,500 का अगर हम 20% लें तो ये कितना आएगा बेटा, 6,54,500 20%, इट गिव्स मी 1,30,900। तो आपके पास बेटा जो मशीन से रिलेटेड ओवरहेड्स आ रहे हैं 1,30,900 आ रहे हैं। मशीनिंग आवर्स आपके पास आ रहे हैं 23,375। अब हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सी से मशीनिंग ओवरहेड्स कितने रिलेट करते हैं। कैसे देखें, मशीनिंग यहां ले लेता हूं, मशीनिंग ओवरहेड्स relating to product C, relating to product C। अगर मैं 1,30,900 को डिवाइड कर दूं 23,375 से तो मैं बस पर मशीन आवर रेट आ जाएगा, पर मशीन आवर। और प्रोडक्ट सी के टोटल आवर्स कितने हैं? बेटा प्रोडक्ट सी के टोटल आवर्स है 1250। इसे सिंपली 1250 से मल्टीप्लाई कर दे, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मशीन से जो आवर्स रिलेट करते हैं 1,30,900 करते हैं, उसे अगर आप 23,375 से डिवाइड करें तो लॉजिकली इसका जो आंसर आता है वो 5.6 आता है। तो बेटा अगर मैं 5.6 को 1250 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 5.6 को 1250 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एम गेटिंग द आंसर 7,000। तो मैंने रिपीट कर रहा हूँ व्हाट आई हैव डन। सबसे पहले बेटा हमने ये देखा कि एक यूनिट में मशीन के कितने आवर्स चाहिए, फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मशीनिंग आवर्स आ गए 23,375। फिर हमारे पास जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो 6,54,500 है, उसका 20% मशीनिंग से रिलेट करता है जो कि 1,30,900 आता है। अगर आप 1,30,900 को 23,375 से डिवाइड कर दें तो 5.6 का रेट आ जाएगा पर मशीन आवर। और प्रोडक्ट सी के टोटल आवर्स है 1250। सिंपली 5.6 को 1250 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 7,000। तो ये ले, अब वो कह रहा है व्हाट इज द ओवरहेड असाइन टू प्रोडक्ट डी इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यूजिंग एबीसी। अब बेटा मटेरियल हैंडलिंग को लेके बताना है कि एक तो एबीसी अप्लाई करना है, सेकंड हमने ये बताना है कि प्रोडक्ट डी को मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड कितने ओवरहेड्स एलोकेट किए जा सकते हैं। लेट्स ट्राई। सबसे पहले देखें कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग 15%। अगर हम 6 लाख
54,500 का 15% लेने तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने ओवरहेड्स मटेरियल हैंडलिंग से रिलेट करते हैं. रिपीट, आपके जो टोटल ओवरहेड्स हैं 6,54,500, उसका 15% मटेरियल हैंडलिंग से रिलेट करता है. अगर बेटा मैं इसका 15% लूं, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर. 6,54,500 का अगर 15% लिया जाए तो ये 98,175 आ रहा है. तो मटेरियल हैंडलिंग से जो बेसिकली रिलेट करता है, मटेरियल हैंडलिंग से वो रिलेट करता है बेटा 98,175. अब बस एक चीज पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. अगर आप क्वेश्चन में देखें तो काम बहुत आसान है. द फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्ट लाइन ऑफ द पीरियड एज फॉलोज. द नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स. तो बेटा आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग्स की मूवमेंट है 120. अगर हम 98,175 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट आ जाएगी. ऐसा कर ही लेते हैं. ओवरहेड, ओवरहेड पर मटेरियल हैंडलिंग 98,175 ये टोटल मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड ओवरहेड्स हैं और मटेरियल हैंडलिंग की जो टोटल एक्टिविटी है 120 है. इससे आप 120 से डिवाइड, अगर मैं 120 से डिवाइड करूं तो बेसिकली आई एम गेटिंग 818.125. तो बेसिकली आपके पास जब आप 98,175 को जो कि मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है उसको 120 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास पर मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट आती है वो 818.125 आ रहा है. रिपीट, जब आप 98,175 को 120 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 818.125. और प्रोडक्ट डी के अंदर जो नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग्स हैं 12 है. तो सिंपली मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट relating to प्रोडक्ट डी, बेटा आप 818.125 लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो ये मेरे पास आ रहा है 9,817.5. तो ये मेरे पास आ रहा है 9,817.5. तो ये आ गया भाई 9,817.5. इसके बाद आ जाए बेटा क्वेश्चन 4 पे. Triple companies attempting to identify the correct cost driver for a cost pool called quality control. वो कह रहा है ट्रिपल कंपनीज अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर फॉर अ कॉस्ट पूल कॉल्ड, क्या कह रहा है, क्वालिटी कंट्रोल, यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट विच वुड बी द करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर. सर क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर बताना है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता. सर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बेसिकली मेक सेंस. लेबर आवर्स नहीं हो सकता, मशीन सेटअप्स नहीं हो सकता. सो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. क्वेश्चन 5 पे आता है, प्लीज देखिएगा. If triple company decides to adopt ABC, which of the following is a disadvantage that triple company may encounter as a result of this decision? अगर आप ABC पे जाते हैं तो कौन सी चीज आपके लिए डिसएडवांटेज है, चेक कर लें. If triple company decides to adopt ABC, which of the following is a disadvantage? कौन सा बेसिकली क्या है, डिसएडवांटेज है. ABC can only be applied to a production overheads. गलत, मतलब ये तो लिखा ही गलत है. एडवांटेज डिसएडवांटेज तो लिखा ही गलत है भाई. ABC प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन दोनों ओवरहेड्स पे अप्लाई होता है. तो ये तो पहला पॉइंट ही गलत लिखा है आपने. फिर वो कह रहा है द कॉस्ट पर यूनिट मे नॉट बी एज एक्यूरेट एज इट वाज. नहीं सर, ABC में तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा एक्यूरेट आएगी. ABC को जब आप अच्छे से यूज कर रहे हैं तो ABC में तो बेसिकली
ज्यादा एक्यूरेट आ रही होगी कॉस्ट पर यूनिट, तो ये भी गलत बात बोली। अच्छा, वो कह रहा है द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम एबीसी माइट नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट, दैट इज अ ट्रबल। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, होता है। हो सकता है एबीसी से जो बेनिफिट आपको मिले वो उसकी कॉस्ट जो एबीसी की इंप्लीमेंटेशन में लगे उसको जस्टिफाई ना कर सके। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। इट विल नॉट प्रोवाइड मच इनसाइट, नहीं सर, ये जो कह रहे हैं ना इट विल नॉट प्रोवाइड मच इनसाइट इनटू व्हाट ड्राइव्स ओवरहेड कॉस्ट, सर इट डज। एबीसी तो आपको बताता है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट के भाई हर कॉस्ट के इनकर्ड होने की कोई रीजन होती है भाई, ये किसने कॉन्सेप्ट आपको दिया है? ये कॉन्सेप्ट आपको एबीसी ने दिया है। एबीसी से पहले तो ये किसी के जहन में भी ये वाली बात नहीं आती थी। तो बेसिकली जो डिसएडवांटेज है वो पॉइंट नंबर 3 है, द बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम एबीसी माइट नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट व्हिच इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब बेटा मैं देखें, आपने ये लेक्चर तो देख लिया, whoever has seen, बेसिकली हम इसी तरह से इंटायर F5 का सिलेबस लेके चलेंगे इंशाल्लाह, कि एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन, देन ऑब्वियसली विल गो फॉर द पास्ट पेपर किट क्वेश्चंस। आप जितने ज्यादा सवाल मेरे साथ करेंगे आपको डेफिनेटली उतना बेनिफिट होगा। हमारा एक लेक्चर ऑन एवरेज 45 मिनट्स का होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, 45 से भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग जो बेसिकली लेक्चर्स होते हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव बच्चा इतने लंबे लेक्चर्स देखता नहीं है। ठीक है जी, जाहिर सी बात है, हम कोई फिल्म के एक्टर्स तो है नहीं जो हमें इतना ज्यादा कोई देखेगा। खैर हमें सुना बहुत जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली चीज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एसीसी का पेपर उठा लें, हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्रोड्यूस द पोजीशन होल्डर्स, ये अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा तो कोई कमाल नहीं है मेरे भाई। तो बताने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये कि हमें ज्वाइन करने का मतलब ये कि यू आर इंशाल्लाह इन सेफ हैंड्स, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह 1 मई 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्लाह की ज़ादी चला रही है, हमारे बस से तो बाहर है, सीधी सी बात। तो अल्लाह का करम है जी। तो बड़ा आप हमें ज्वाइन करते हैं, सिंपली यू विल बी इन सेफ हैंड्स। हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर्स मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ। F5 F6 के अंदर तो वर्ल्ड पोजीशन भी है। तो वे बैक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स शी टुक 99 मार्क्स। F7 में अब तक जो हाईएस्ट हमारे स्टूडेंट ले चुके हैं 92 मार्क्स। अच्छा, F9 में 94 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड पोजीशन है। अगर मैं SBR की बात करूं तो 3 पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ले चुके हैं। द वे बैक P2 के अंदर कंसेक्टिव पोजीशंस थी, SBR में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आ चुकी है। इफ आई टॉक अबाउट AFM, इसमें वर्ल्ड पोजीशन के अलावा पाकिस्तान में पोजीशंस हैं। ATX की बात करें तो इसमें तो पोजीशनों की लाइन लगी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी पेपर में पढ़ाता हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पोजीशन होल्डर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो बेटा आप हमें ज्वाइन, अच्छा फिर आपकी क्वेरी का प्रॉपर इंशाल्लाह रिप्लाई किया दिया जाएगा, प्रॉपर मेरे नोट्स हैं, तो आप इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर अगली चीज, सर जान मार देंगे लेकिन आपको फेल नहीं होने देंगे, याद रखिएगा, आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, और आप हमसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो मजीद आप बेसिकली हमारे एडमिन से एडमिशन को लेके बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 009233366621 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी। आप बिल्कुल इस पे कांटेक्ट करें मजीद इंफॉर्मेशन के लिए। सो इंशाल्लाह जी, सी यू सून in my classes. So thank you very much ji watching this lecture. Have a nice life. Assalamu alaikum.